आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जंगल में मिलने वाला प्राकृतिक फल तेंदू के अनेक फायदे हैं। आदिकाल से ऋषि मुनि जंगल में विचरण कर प्राकृतिक फलों से अपना जीवन यापन करते थे। इन दिनों बाजार में तेंदू फल पहुंचना शुरू हो गया है। यह फल ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ग्रामीणों को इसकी बिक्री से अच्छी आमदनी भी हो जाती है। तेंदू फल जनवरी फरवरी से अप्रैल माह तक पाया जाता है। अभी पेड़ से फल काफी मात्रा में निकल रहे हैं। तेंदू पेड़ से फल और पत्ते का संग्रहण कर बिक्री करने से ग्रामीणों को अच्छी आय हो जाती है। साथ ही इसकी दवाइयां भी बनती है जो विभिन्न प्रकार के रोगों में उपचार के लिए काम आता है। तेंदू पेड़ के छाल की लेप त्वचा के लिए भी कारगर है। तेंदू पेड़ के फल, छाल, पत्ता और पेड़ से निकलने वाले गोंद का आयुर्वेदिक महत्व है। छाल का काढ़ा उपयोग करने से मुंह संबंधित रोग में जल्द आराम मिलता है। पेड़ से निकलने वाले गोंद, जिसे लासा भी कहते हैं, यह आंखों की रोशनी के लिए उपयोगी होती है और मोतियाबिंद को ठीक करने के साथ आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। तेंदू फल के सेवन से शुगर कंट्रोल में रहता है। साथ ही तेंदू फल का सेवन करने से पेट संबंधित रोग में भी लाभ मिलता है। इस प्राकृतिक फल का महत्व को लोग भूलते जा रहे हैं। तेंदू पत्ता की खेती में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अव्वल माना जाता है। इन दोनों राज्य में इसे हरा सोना भी कहा जाता है। इस पत्ते का सबसे ज्यादा उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। पेड़ों से तेंदू पत्ता इकट्ठा करने के बाद इसे सुखाना होता है। इसके बाद इसे स्टोर करना होता है। तेंदू पत्ता को एक जगह रखने के लिए सरकार की तरफ से संग्रहण केंद्र भी बनाए जाते हैं। ये तेंदू जो है हमारे क्षेत्र का वृक्ष है और एक्चुअली में ईस्टर्न पार्ट्स में है और इंडिया का और अपने श्रीलंका का ये नेटिव प्लांट है। इसका वानस्पतिक नाम आप देखेंगे तो डायस्पोरस मेलानोजाइनल है और फैमिली विनेसी से बिलोंग करता है। तेंदू के सिर्फ फ्रूट्स नहीं, तेंदू का अगर आप देखेंगे तो होल प्लांट्स लाभकारी है। लीव्स को अगर, पत्तों को अगर आप देखें या आप फ्रूट्स को अगर आप देखें, छाल को अगर आप देखें तो कंप्लीट रूप से अगर देखेंगे तो इनकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं और लोकल लेवल पे बहुत अधिक इनका उपयोग भी किया जाता है मेडिसिनल वैल्यूज के रूप में। जनरली अगर आप देखेंगे तो लीव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है एज अ बीड़ी या जो अपन इंडियन सिगरेट्स के रूप में बोलते हैं, लेकिन फ्रूट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और कई प्रकार के फ्रूट्स की जो बार्क्स हैं या फ्रूट्स जो हैं ये हाईली फाइब्रस होते हैं। दूसरा, जैसे यूरिनरी डिजीजेस हैं, किडनी डिजीजेस हैं या स्टाइपेटिक होते हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स में ये काम आते हैं। लैक्सेटिव भी हैं ये, जैसे पेट वगैरह की जो बीमारियां रहती है, स्टोमक जिनको ज्यादा रहता है उनमें भी ये हेल्पफुल रहते हैं। छाल के लिए जैसे वो जनरली स्किन डिजीजेस पे इसके छाल के रस को निकाल के बांधा जाता है इसमें, तो जिससे उनको लाभ मिलता है। जैसे जलन होती है या अन्य जो कोई प्रभाव रहते हैं उस पे इसका उपयोग किया जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पंजीयन, पुनर्वास और स्टाम्प मंत्री छत्तीसगढ़ शासन जयश्री अग्रवाल ने 295.84 लाख रुपए की लागत से सेंट्रल स्टोर से स्टेडियम चौक तुलसीनगर चौक तक बनने वाले बीटी सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि नगर पालिक निगम अंतर्गत सभी सड़कों को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज इस सड़क को बेहतर बनाने के लिए राशि की स्वीकृति के साथ कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें बेहतर आवागमन के साथ विकास की राह खोलती है और कोरबा के विकास में हर तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। हमारी सरकार की सोच है कि जिले के नागरिक किसी भी सुविधाओं से वंचित न रहें। उन्हें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिले। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम उनके हर सुख दुख में साथ रहें। प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम परिसर में सड़क निर्माण कार्य के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री अग्रवाल ने आगे कहा कि शहर को भारी वाहन के जाल से मुक्त करने की दिशा में लगातार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। बरमपुर से दर्री डैम तक सड़क निर्माण की पहल की जा रही है। कुछ दिनों के भीतर स्वीकृति मिलने के बाद यातायात का दबाव और दुर्घटनाएं कम होंगी। उन्होंने कहा कि कुसमुंडा मार्ग में चौड़ी सड़क सर्वमंगला नहर मार्ग बनने से लोगों को आवागमन की बड़ी सुविधाएं मिलने लगी है। बहुत ही खुशी की बात है कि
सेंट्री स्टोर CSEB चौक से वाया स्टेडियम चौक तुलसी नगर तक जो BT रोड, पहले कंक्रीट रोड का निर्माण पिछले महापौर के कार्यकाल में किया गया था। पहले इस रोड की क्या हालत थी, उस बात को विशेष करके जो हमारे बीच में ट्रक मालिक संघ या में गुरुद्वारा कमेटी के जो सदस्य हैं, ये सब लोग जानते हैं। उसके बाद कंक्रीट रोड का निर्माण हुआ। बहुत हैवी ट्रैफिक वाली रोड है और कोरबा की सबसे मुख्य रोड है जहाँ से भारी वाहन गुजरते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है कि यहाँ से भारी वाहन कम से कम गुजरे और इस दिशा में बड़ी तेजी के साथ काम भी चल रहा है। अभी नहर रोड कंप्लीट हो चुका। आने वाले समय में जब वो रोड खुलेगा तो यहाँ की ट्रैफिक कम होगी। इसके बाद अभी आपका कुसुंडा का रोड 4 लेन लगभग पूर्णता की ओर है। नहर रोड लगभग पूर्ण हो चुका है तरदा तक। इसके साथ साथ अभी ब्रह्मपुर से दर्री डैम तक भी शीघ्र ही रोड की स्वीकृति मिलने वाली है। बजट में तो हमने उसको रखवा दिया है छत्तीसगढ़ शासन के, लेकिन इसके साथ साथ हमने SECL से फंड की मांग की है और मुझे उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर लगभग 87 करोड़ रुपया फंड उस रोड के लिए मिलेगा। और जैसे ही वो फंड मिलेगा, निविदा होगी, उसके बाद आपका जो कैनाल रोड सरमला के पीछे बना है, ठीक उसी प्रकार वो रोड आपका ब्रह्मपुर से दर्री डैम तक बनेगा। उसके बाद आपके बालको और रिंग रोड और इस दिशा में जाने वाली जितनी भी हैवी ट्रैफिक है वो पूरी की पूरी राताखार रोड में हो चाहे इस रोड में हो, वो सिर्फ TP नगर की रिपेयरिंग की गाड़ियों को छोड़ के पूरी की पूरी ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट होगी। लगेगा उसमें 1.5 साल, लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर की भी हमारी आधी समस्या का समाधान उस रोड से हो जाएगा। पूरे शहर क्षेत्र में लगभग सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। अधिकांश सड़कों की निविदाएं हो चुकी, वर्क ऑर्डर जारी हो चुके। 3 एजेंसी काम कर रही है। आपने देखा होगा कि आपके जो अमरिया की जो रोड है, जो रेलवे स्टेशन और मानिकपुर जाती है, उसमें भी कंक्रीट रोड था जो काफ़ी खराब हो चुका था, लेकिन उस रोड के ऊपर अभी जब से डामरीकरण का काम हुआ है, आपने देखा होगा रोड बहुत बेहतर बन चुकी है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पर्यावरण को बचाने और पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने की युवक 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर अकेले ही निकल पड़ा है। युवक इस यात्रा को वंदे भारत यात्रा के नाम से शुरू कर द्वापर युग से त्रेता युग में जाऊंगा और कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊंगा की थीम पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। लगभग 2,400 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर युवक कोरबा पहुंचा। तिरंगे झंडे के साथ पैदल मार्च करते देख राहगीरों में उत्सुकता हुई कि आखिर यह युवक है कौन। बातचीत करने पर युवक ने अपना नाम आशुतोष पांडे बताया, जो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है। युवक की पदयात्रा के बारे में जानने के बाद लोगों ने इसकी सराहना की। 10,000 किलोमीटर की यात्रा 2024 में होगी पूरी। देश में बढ़ती आबादी और सिमटते जंगलों के अलावा बढ़ते प्रदूषण के कई कारण हैं, जिसका मूल कारण पृथ्वी पर इंसान ही है। लोगों में जागरूकता लाने, प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से शुरू यह पदयात्रा दिसंबर 2022 में अयोध्या से शुरू हुई है। युवक आशुतोष पैदल मार्च करते हुए देश के सभी राज्य का भ्रमण करेंगे। आशुतोष इस यात्रा को अयोध्या से शुरू कर 3 राज्यों का सफर पूरी कर छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंचे हैं। आगे छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए वापस उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद 2024 में यह यात्रा पूरी होगी। मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। कहाँ से रहते हैं आप? मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर का हूँ। फिलहाल मैं वंदे भारत पद यात्रा कर रहा हूँ, जो राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र निर्माण को लेकर किया जा रहा है। ये पर्यावरण बचाव को लेके 10,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा, जो 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से शुरू की गई। अयोध्या से पहुंचा मथुरा, और उसका कारण था कि त्रेता युग से निकल के द्वापर युग में जाऊंगा, कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊंगा। फिलहाल उसको लेके मैं 2400 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ और अभी तक 900 गांव हो चुके हैं, 46 जिला हो चुका है, 3 स्टेट हो चुका है। 3 स्टेट चलने के बाद
फिलहाल मैं भी आज कोरबा जिले में पहुंचा हूँ, जहाँ पे कल मैं माननीय जिलाधिकारी से मिलूंगा और उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा यहाँ से रायपुर के लिए। रायपुर से फिर निकल जाऊंगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा 2024 में। सर, पर्यावरण को लेकर जिस तरीके से आज स्थिति खराब होती जा रही है, अगर ऐसे खराब होती रही और ऐसे खत्म होता रहा तो आने वाले समय में हमारी परिस्थिति बहुत विपरीत हो जाएगी। और जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन एक्सपेंड करी है, 1952 के अंदर हमारे पास में 52 करोड़ लोग थे, आज हमारे पास में 152 करोड़ लोग हैं, 2x हो चुके हैं। उस टाइम पेड़ ज्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन ज्यादा है, पेड़ कम हो चुका है। उस कंडीशन में आज हमें सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे हम जा रहे हैं। हमें आज इसको लेकर यूथ को निकलना पड़ेगा, यूथ को अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। सिर्फ नाचने से काम नहीं चलेगा। आज 55% का यूथ पोटेंशियल हमारे पास है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिवली कंटेंट बनाया जा रहा है, उसको पता नहीं कि उसकी जो बेसिक नीड है वो क्या है। हमें 5 मिनट भी जिंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये चीजें नहीं बचाएगी तो आने वाले समय में हम सबसे पहले जो 75% लोग रूरल एरियाज के अंदर बिलोंग करते हैं उनकी स्थितियां खराब होंगी, क्योंकि आज स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। क्लाइमेट को लेकर ग्लोबल मार्केट की ये प्रॉब्लम है, ना कि इंडिया की प्रॉब्लम है। उसको लेके कोविड जैसी महामारी हमारे पास में आई, हमारे देश में आई, जो पूरे देश को, पूरे विश्व को हिला के रख दी, सारी इकोनॉमी को नीचे लेके चली गई। वहां से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाएं होंगी वो कहीं ना कहीं हमारी भारत में होगी। तो अगर भारत में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई तो उसको फेस नहीं कर पाएंगे हम, उसको लेके आज कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बात करूं अगर मैं छत्तीसगढ़ की स्पेशली, तो छत्तीसगढ़ में जब मैं यहाँ पहुंचा था तो मैंने लिखा था छत्तीसगढ़ है, यहाँ प्यार और परिवार दोनों मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। बाकी अगर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत प्यार दिया। स्थानीय लोगों का जो प्यार है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। बाकी प्रशासनिक रूप से अगर देखा जाए तो मुझे जसपुर के जो जिला अधिकारी, माननीय जिला अधिकारी जी रहे, वो बहुत ज्यादा उन्होंने प्यार सपोर्ट दिया। जो वहाँ के जो डीएफओ सर थे उन्होंने सपोर्ट दिया। इवन जिला अधिकारी सर ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसको पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि आपके जिस मिशन में आप काम कर रहे हैं उसमें आपके साथ में, और जब तक आप हमारे जिले में हैं तब तक किसी भी चीज जरूरत पड़ेगी आप मुझे फोन कर सकते हैं। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी उन्होंने दी। बस यही होगी सर, अगर आपके जिले से कोई बच्चा निकलता है तो उसको सबसे पहले मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली मदद करिए, एक चीज। दूसरी चीज है जो मैं उनसे मिलता हूँ उसका कारण ये है सर, इसको शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए। अगर हम इसको एजुकेशन के साथ जोड़ने में कामयाब हो पाते हैं तो हमारे आने वाले टाइम पे रेवोल्यूशन आ जाएगी। आज अगर हम बात करें कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बीच में अगर इसको कंपलसरी करने में कामयाब हो पाते हैं कि हम एक बच्चे को एक पेड़ दे और वो पेड़ लगाए और उसके बाद उसकी फोटो सबमिट करें स्कूल के अंदर, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, और उसके बाद 1 साल के बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाए, जब हमारा एनुअल सत्र खत्म हो रहा हो, तब उसका प्रोजेक्ट जब सबमिट होने वाला हो तो उसकी फोटो सबमिट करें, उसके बिहाफ पे उसको मार्क्स दिया जाए। अगर ये करने में हम कामयाब हो पाते हैं तो छत्तीसगढ़ से प्रदेश में हर साल 50 लाख पेड़ और पूरे भारत में हम 20 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, बच्चा 12 साल में 12 पेड़ लगा देगा, उसके सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ जाएगी कि अगर हमें कुछ भी सबसे पहले बचाना तो प्रकृति को बचाना, क्योंकि प्रकृति के बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तीसरी चीज, पूरी फैमिली इसकी इन्वॉल्व हो जाएगी इस चीज को लेकर कि बच्चे के करियर के साथ कोई भी माँ खिलवाड़ नहीं करना चाहती। तो बच्चा चाहे पानी डाले या ना डाले, लेकिन उसकी माँ इसलिए पानी डालेगी क्योंकि बच्चे के करियर का सवाल है। तो वो चीज कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे 10 साल अगर हमने पेड़ लगा दिया तो 200 करोड़ पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे, सबसे पहली चीज। अगर उसकी 50% रिकवरी की बात करें, 50% तो हम 100 करोड़ पेड़ लगाने में और बचाने में कामयाब हो पाएंगे, जो कहीं ना कहीं आने वाले 2050 को बचाने में मदद करेगा। तो इसकी मांग है कि अपने जिले में आप हैं, एटलीस्ट अपने जिले में जो भी स्कूलें हैं उनमें इनको लागू करिए। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिलूंगा तो उनके सामने भी यही चीज ज्ञापन देता हूँ। और वृक्ष देने के बाद उनको इसकी मांग की जाती है सर, इसको बहुत जल्दी शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन भारत का होना तय है। भारत का जब कंस्ट्रक्शन होगा तो पेड़ कटेंगे, और जब पेड़ कटेगा तो पर्यावरण दूषित होगा। पर्यावरण अगर दूषित हुआ तो हमारी जो इंसानियत, जो आज भारत में जो लोग हैं उनकी स्थितियां खराब होगी। और आज आप देखेंगे जो पोल्यूटेड एयर कंज्यूम करें, फिल्टर वाटर कंज्यूम करें, केमिकल साथ फूड कंज्यूम करें, उसकी वजह से भी हमें कैंसर हो रहा है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा, आज इस पे भी बात करने पड़ेगा। आप सिर्फ दारू, सिगरेट, गुटखा खा रहे हैं, उसकी वजह से कैंसर नहीं हो रहा, इसी वजह से भी कैंसर हो रहा है। आज इस पे हमें विचार करने का समय है, और अगर इस पे विचार आज नहीं किया गया तो कल स्थिति हमारी बहुत खराब हो जाएंगी। 30 किलोमीटर पर डे, 30-35 किलोमीटर पर डे मैं चलता हूँ, उसके बाद मैं रुकता हूँ। फाइनेंशियली बात करूँ तो मैंने अपनी जॉब रिजाइन करी है, मैं सेल्फ फंडेड हूँ, सेल्फ फंडेड होकर इस काम को कर रहा हूँ। मैं तो होटल वगैरह वेयर करता हूँ, मंदिर आश्रम वगैरह वेयर कर लेता हूँ, जहाँ पे जैसी लोकेलिटीज होती है उस हिसाब से मैं वेयर करता हूँ। दूसरा, 10,000 ट्रीज प्लांट कर रहा हूँ सेल्फ फंडेड होकर, तो मैं 10,000 वृक्ष खुद के पैसे से खरीद के लगा रहा हूँ स्कूलों के अंदर। और स्कूल के अंदर वृक्ष लगाने का सिर्फ कारण इतना है ताकि बच्चों के सामने उस काम को किया जाए, और सेमिनार करने के बाद उनको बताया जाए बेटा सबसे पहले अगर कुछ बचाना है तो अपनी रियलिस्टिक चीजें जो नेचर है, क्योंकि 5 मिनट भी जिंदगी सर्वाइव करनी है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप जिंदगी नहीं सर्वाइव कर सकते। मैं पिछले 7 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये वर्किंग था, डेली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लीड किया करते थे। तो उसका एज ए बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड मैं उसका मैं
मेरी पोजीशन रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। रेत परिवहन में लगे एक ट्रैक्टर के चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर लगभग 3 वर्ष के एक मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कोतवाली थाना अंतर्गत स्टेशन मार्ग पर श्री राम जानकी मंदिर के सामने यह हादसा घटित हुआ। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी एक व्यक्ति का लगभग 3 वर्षीय पोते के साथ सड़क पार कर रहा था। तभी रेत परिवहन में लगे ट्रैक्टर के चालक ने तेज रफ्तार से वाहन चलाकर उसे पहियों तले रौंद डाला। पोते को बचाने के लिए दादा डी शिंदे लपक पड़े और इस प्रयास में वह भी पहिए तले आ गए और उनकी भी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ने ट्रैक्टर को भगाकर थाना में लाकर खड़ा कर दिया है। बोलिए, मैं भी मुझसे वीडियो बताते रहूँ आपको, वीडियो बताते रहूँ आपको। पार्षदों को बंद हो जाएगा बोल के 7,000 रुपया हर हफ्ते ही पार्षद का, और 2 पार्षद का भी फिक्स हुआ है 2800 रुपये। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के सदस्य हरीश परसाई एवं सुरेंद्र जायसवाल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण द्वारा मंगलवार को करतला ब्लॉक के बरपाली समरसता भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता में कहा, मोदी सरकार को सबसे ज्यादा डर राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी से लगता है। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी। वह सच बोलने वालों का मुंह बंद करना चाहते हैं। देशवासी यह तानाशाही नहीं सहेंगे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जेल तक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के द्वारा जिस तरीके से घटित हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मोदी सरकार को सबसे ज्यादा डर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से था। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया, उनको सच बोलने से रोका, उनको संसद में बोलने नहीं दिया, उनके माइक बंद कर दिए गए और नाना प्रकार के हथकंडे जो अपनाना था मोदी सरकार को, वे हथकंडे अपनाया गया। लोकतंत्र के मंदिर सदन में सरकार से सवाल पूछना कि नरेंद्र मोदी जी अडानी का रिश्ता क्या है। नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का, अडानी जी की सेल कंपनी में जिसपे 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, यह 20,000 करोड़ किसके हैं। उक्त सवाल से घबराकर मोदी जी ने दबाव बनाने के लिए नए नए पैतरे आजमाए और राहुल जी को सदन में बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद किया। जैसा मैंने आपको बताया, इतनी ज्यादा दुर्भावना भाजपा सरकार के द्वारा, इतना ज्यादा द्वेष, इतनी ज्यादा जलन, इतना ज्यादा पक्षपात
जिससे साफ दिखाई देता है कि मोदी नहीं चाहते कि अडानी के साथ उनका क्या संबंध है ये जनता के सामने आए। ये सोचनीय विषय है और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपको मैं बताना चाहूँगा, राहुल जी ने पद यात्रा से केंद्र सरकार डरी, सहमति राहुल गांधी के खिलाफ साजिश किया और केंद्र सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई। 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी जी कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं। 16 अप्रैल 2019 को विधायक पूर्णेश मोदी सूरत में शिकायत करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।